बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्टीरियल सप्लाई ऑफ बाइलियरी apparatus। इसको हम इस डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास डायग्राम जिसमें ये हमारे पास एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलियरी apparatus। सबसे पहले हम देख लेते हैं सीलिएक ट्रंक को। सीलिएक ट्रंक बेसिकली हमारे पास सप्लाई करता है फोरगट को। सीलिएक ट्रंक से एक ब्रांच निकलती है जिसको हम कहते हैं कॉमन हेपेटिक आर्टरी। ये हमारे पास सीलिएक ट्रंक था जिससे एक ब्रांच निकली जिसको हम कहते हैं कॉमन हेपेटिक आर्टरी। अब ये जो कॉमन हेपेटिक आर्टरी है ये हमारे पास ब्रांच देती है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी एंड देन प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। Proper hepatic artery then divides into left branch of the hepatic artery and right branch of the hepatic artery। अब ये जो राइट ब्रांच होती है हेपेटिक आर्टरी की, इसमें से हमारे पास एक ब्रांच निकलती है जिसको हम कहते हैं सिस्टिक आर्टरी। उसके अलावा जो गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी होती है वो हमारे पास एक ब्रांच देती है राइट गैस्ट्रो एपिप्लाइक आर्टरी, जो हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर और स्टमक पे प्रेजेंट होती है। उसके अलावा ये आगे जाके कंटिन्यू हो जाती है सुपीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडिनल आर्टरी के तौर पर। इसके अलावा हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि सीलिएक ट्रंक से हमारे पास सबसे पहले निकली कॉमन हेपेटिक आर्टरी एंड गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। अब जो कॉमन हेपेटिक आर्टरी है वो आगे जाके प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी बन गई। अब प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी से हमारे पास निकली राइट हेपेटिक आर्टरी एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। और जो राइट हेपेटिक आर्टरी है इधर से हमारे पास निकली जी सिस्टिक आर्टरी। यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि सिस्टिक आर्टरी इज द चीफ सोर्स ऑफ द ब्लड सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट एंड हेपेटिक डक्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द बाइल डक्ट। यानी जो गॉल ब्लैडर होता है, सिस्टिक डक्ट होती है जो गॉल ब्लैडर से ओरिजिनेट करती है। उसके अलावा जो हेपेटिक डक्ट जो लिवर से आ रही होती है, और अपर पार्ट ऑफ द बाइल डक्ट कैसे बनती है, सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट से। उसको भी ये क्या कर रही होती है, सप्लाई कर रही होती है। उसके अलावा हमारे पास सेवरल ब्रांचेज आती है पोस्टीरियर, सुपीरियर, पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी से। ये जो पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी होती है उसकी पोस्टीरियर सुपीरियर ब्रांच से हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ द बाइल डक्ट को आर्टीरियल सप्लाई मिलती है। उसके अलावा हमारे पास राइट हेपेटिक आर्टरी होती है जो कि हमारे पास इस माइनर सोर्स ऑफ सप्लाई टू द मिडल पार्ट ऑफ द बाइल डक्ट को ये सप्लाई कर रही होती है। अच्छा, अब ये जो सिस्टिक आर्टरी होती है ये हमारे पास यूजुअली अराइज करती है राइट हेपेटिक आर्टरी से। राइट हेपेटिक आर्टरी से अराइज करने के बाद ये हमारे पास इट पासिस बिहाइंड द कॉमन हेपेटिक एंड द सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट के बिहाइंड ये पास करती है और रीच कर देती है नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर पे, अपर सरफेस पे। और यहाँ पे जाके ये डिवाइड हो जाती है सुपरफिशियल और डीप ब्रांचेस के अंदर। यानी सबसे पहले हमारे पास थी जी सीलिएक ट्रंक। सीलिएक ट्रंक से हमारे पास आया जी कॉमन हेपेटिक आर्टरी। कॉमन हेपेटिक ने आगे दी प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी देन डिवाइड होगी लेफ्ट हेपेटिक और राइट हेपेटिक में। राइट हेपेटिक ने दी सिस्टिक आर्टरी, और जो सिस्टिक आर्टरी होती है वो डिवाइड होती है सुपरफिशियल और डीप ब्रांचेस के अंदर। तो ये हमने बात कर ली थी आर्टीरियल सप्लाई ऑफ एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलियरी apparatus। हम देख लेते हैं वेनस ड्रेनेज क्या होती है। वेनस ड्रेनेज की बात करें तो सुपीरियर सरफेस ऑफ द गॉल ब्लैडर इज ड्रेन बाय वेन विच एंटर द लिवर थ्रू द फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर एंड जॉइंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द हेपेटिक वेन। यानी जो सुपीरियर सरफेस होती है गॉल ब्लैडर की वो हमारे पास ड्रेन होती है हेपेटिक वेन के अंदर। उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ गॉल ब्लैडर होता है वो ड्रेन होता है सिस्टिक वेन के अंदर विच ओपन टू द पोर्टल वेन, जो हमारे पास राइट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन के अंदर ओपन होती है। यानी जो सुपीरियर सरफेस ऑफ गॉल ब्लैडर था वो हेपेटिक वेन के अंदर ड्रेन हुआ। उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ गॉल ब्लैडर यानी सुपीरियर सरफेस के अलावा जो गॉल ब्लैडर था वो उस उधर से हमारे पास वेन ड्रेन हुई सिस्टिक वेन के अंदर। जो सिस्टिक वेन थी वो अल्टीमेटली ड्रेन होगी राइट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन के अंदर। उसके अलावा लोअर पार्ट ऑफ बाइल डक्ट की बात करें, लोअर पार्ट ऑफ बाइल डक्ट की बात करें तो वो भी हमारे पास ड्रेन होती है जी पोर्टल वेन के अंदर। उसके बाद बात कर लेते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज की। लिम्फेटिक्स फ्रॉम गॉल ब्लैडर, द सिस्टिक डक्ट एंड द हेपेटिक डक्ट एंड द अपर पार्ट ऑफ द बाइल डक्ट। यानी गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट और अपर पार्ट ऑफ द बाइल डक्ट से जो लिम्फेटिक्स होता है वो ड्रेन करता है सिस्टिक नोड्स में एंड टू द नोड्स ऑन द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द एपिप्लॉइक फोरामेन। एपिप्लॉइक फोरामेन का जो एंटीरियर बॉर्डर होता है उस पर प्रेजेंट जो नोड्स होते हैं उसके अंदर ड्रेन करता है। These are the most constant member of the upper hepatic nodes. The cystic nodes lie in angle between the cystic and common hepatic ducts. यानी जो cystic और common hepatic duct के दरमियान एंगल होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। It is constantly enlarged in cholecystitis। अब सिस्टिक नोड्स की हमारे पास लोकेशन समझने के लिए ये वाली डायग्राम है जिसमें ये हमारे पास सिस्टिक डक्ट और ये है कॉमन हेपेटिक डक्ट। इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास सिस्टिक लिम्फ नोड्स। उसके बाद जो लोअर पार्ट होता है बाइल डक्ट का वो ड्रेन करता है लोअर हेपेटिक एंड अपर पैंक्रियाटिको स्प्लेनिक नोड्स के अंदर।
यानी जो मेन पार्ट था वो हमारे पास ड्रेन हो गया था सिस्टिक नोड में, और जो लोअर पार्ट होता है बाइल डक्ट का वो हमारे पास ड्रेन होता है अल्टीमेटली लोअर हेपेटिक या अपर पेंक्रियाटिक और स्प्लेनिक नोड्स के अंदर। यानी हमने इसमें टोटली 2 पॉइंट्स को याद रखना है कि जो मेजर पोर्शन है वो ड्रेन होता है सिस्टिक नोड्स के अंदर, और जो लोअर पार्ट होता है बाइल डक्ट का वो लोअर हेपेटिक और अपर पेंक्रियाटिक और स्प्लेनिक नोड्स के अंदर ड्रेन होता है। ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज को बात करने के बाद हम बात कर लेते हैं नर्व सप्लाई की। नर्व सप्लाई में हमारे पास बेसिकली आ जाता है सिस्टिक प्लेक्सिस ऑफ नर्व सप्लाइंग द टेरिटरी ऑफ द सिस्टिक आर्टरी। जो सिस्टिक आर्टरी की टेरिटरीज होती हैं उसको सप्लाई करने के लिए हमारे पास होता है ये सिस्टिक प्लेक्सिस ऑफ नर्व, और ये हमारे पास ओरिजिनेट कहाँ से करता है, हेपेटिक प्लेक्सिस से। यानी हेपेटिक प्लेक्सिस से हमारे पास सिस्टिक प्लेक्सिस ऑफ नर्व ओरिजिनेट किया, और इसने हमारे पास सप्लाई किया टेरिटरीज ऑफ द सिस्टिक आर्टरी विच रिसीव फाइबर फ्रॉम द सीलियक प्लेक्सिस। यानी सीलियक प्लेक्सिस से हमारे पास फाइबर्स गए जिन्होंने बना दी हेपेटिक प्लेक्सिस, और हेपेटिक प्लेक्सिस ने अल्टीमेटली हमारे पास बना दी सिस्टिक प्लेक्सिस ऑफ नर्व्स, द लेफ्ट एंड राइट वेगाई एंड द राइट फ्रेनिक नर्व्स। उसके अलावा सीलियक प्लेक्सिस के अलावा लेफ्ट एंड राइट वेगाई और जो राइट फ्रेनिक नर्व होती हैं वो भी हमारे पास इसमें इन्वॉल्व होती हैं। यानी ओवरऑल बात करें तो हमारे पास सीलियक प्लेक्सिस, लेफ्ट एंड राइट वेगाई और राइट फ्रेनिक नर्व ने हमारे पास हेपेटिक प्लेक्सिस के यानी इनके फाइबर से हमारे पास हेपेटिक प्लेक्सिस बना, और जो हेपेटिक प्लेक्सिस है उसने हमारे पास फॉर्मेशन कराई सिस्टिक प्लेक्सिस की। अब ये जो सिस्टिक प्लेक्सिस है इसने हमारे पास सप्लाई किया सिस्टिक आर्टरी की टेरिटरीज को। उसके बाद वो कहते हैं कि लोअर पार्ट ऑफ द बाइल डक्ट इज सप्लाइड बाय द नर्व प्लेक्सिस ओवर द सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडिनल आर्टरी। जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पे जो हमारे पास सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडिनल आर्टरी होती है उसके इर्द गिर्द जो नर्व प्लेक्सिस होता है वो उसे नर्व सप्लाई दे रहा होता है। उसके अलावा हम बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक की। पैरासिम्पैथेटिक आर मोटर टू द मस्कुलेचर ऑफ द गॉल ब्लैडर, यानी ये उसकी मोटिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, एंड द बाइल डक्ट बट इनहिबिटरी टू द स्फिंक्टर। यानी ये हमारे पास स्फिंक्टर को इनहिबिटरी करता है, और जो मस्कुलेचर होता है गॉल ब्लैडर का उसको यानी उसकी कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिसकी वजह से बाइल मूव करके सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के अंदर मूव कर जाता है। उसके बाद जो सिंपैथेटिक नर्व्स होते हैं वो हमारे पास T7 टू T9 होते हैं, जो हमारे वेजोमोटर होते हैं यानी वास्कुलेचर से रिलेटेड होते हैं, एंड मोटर टू स्फिंक्टर यानी ये हमारे पास स्फिंक्टर को बंद करने का काम कर रहे होते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेन फ्रॉम द गॉल ब्लैडर कौन कौन से एरियाज में जा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन की बात करें तो पेन फ्रॉम द गॉल ब्लैडर मे ट्रेवल अलोंग द वेगाई एंड द सिंपैथेटिक नर्व्स और अलोंग द फ्रेनिक नर्व। इट मे बी रेफर्ड टू द डिफरेंट साइड टू दीज नर्व एज फॉलो। यानी थ्रू वेगस ये हमारे पास कहाँ जा सकता है, स्टमक में यानी एपिगैस्ट्रिक रीजन में, वेगस नर्व के थ्रू ये चला गया स्टमक रीजन में, थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व टू द इंफीरियर एंगल ऑफ द राइट स्कैपुला। सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू ये कहाँ जा सकता है, राइट स्कैपुला के इंफीरियर एंगल। Lateral horn of T7 segment of the spinal cord gives sympathetic fiber to the celiac ganglion to greater splanchnic nerve. T7 segment जो होता है वो हमारे पास रिसीव करता है पेन फ्रॉम द स्किन ओवर द इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला। यानी मेनली हमने इसमें यही याद रखना है कि वेगस नर्व के थ्रू हमारे पास स्टमक में रेफर्ड पेन हुई, उसके अलावा सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू हमारे पास जो राइट स्कैपुला होता है उसके इंफीरियर एंगल पे इसकी पेन हुई। सो विसरल पेन इज रेफर्ड टू एज सोमैटिक एरिया। उसके अलावा जो हमारे पास थ्रू जो हमारे पास फ्रेनिक नर्व होती है, फ्रेनिक नर्व के थ्रू ये हमारे पास पेन करता है राइट शोल्डर के अंदर, यानी जो C4 जिसकी रूट वैल्यू होती है। तो रेफर्ड पेन में हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। वेगस नर्व के थ्रू हमारे पास स्टमक में ये रेफर्ड पेन करता है। उसके अलावा जो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं उसके थ्रू ये हमारे पास जो राइट स्कैपुला का इंफीरियर एंगल होता है वहाँ पे रेफर्ड पेन कोस करता है। उसके अलावा जो राइट शोल्डर होता है उसमें हमारे पास जो नर्व इन्वॉल्व होती है उसे हम कहते हैं जी फ्रेनिक नर्व, जिसकी रूट वैल्यू होती है C4। अच्छा, अब रेफर्ड पेन को समझने के लिए ये वाली डायग्राम है जिसमें वेगस नर्व के थ्रू अगर रेफर्ड पेन हो तो वो हमारे पास स्टमक या एपिगैस्ट्रियम में होगी। उसके अलावा सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू अगर पेन हो तो हमारे पास जो राइट स्कैपुला होती है उसका इंफीरियर एंगल पे हमारे पास पेन होगी। उसके अलावा हमारे पास अगर फ्रेनिक नर्व की वजह से रेफर्ड पेन हो रही है तो वो हमारे पास होगी जी राइट शोल्डर के अंदर, एपिगैस्ट्रियम, इंफीरियर एंगल ऑफ द राइट स्कैपुला एंड द राइट शोल्डर। तो ये था टॉपिक हमारा वास्कुलर एंड नर्वस सप्लाई ऑफ एक्स्ट्राहेपेटिक बाइलियरी apparatus।